जियान ए ने सिर हिलाया, लेकिन पूरी तरह समझ नहीं पाया। उसने चीन में पारंपरिक मार्शल आर्ट स्कूल के बारे में अपने दिल में बुदबुदाया। अगर सेक्ट मास्टर जाना चाहता है तो मैं व्यक्तिगत रूप से एक मार्शल आर्ट स्कूल ढूंढूंगा और आपके साथ चलूंगा, सी यूहान ने कहा। जियान ए सहमत हुए। ठीक है। जियान ए को पड़ोस के सामने जंक्शन पर भेजने के बाद सी यूहान घूम गया और चला गया। जियान ए ने अपने स्कूल बैग के साथ सड़क पार की और पड़ोस में प्रवेश करने ही वाली थी कि उसने जियाची को दूसरी दिशा से आते देखा। याओ जियाची के हाथ में चांदी की ट्रॉफी थी। जब उसने जियान ए को देखा तो वह आगे बढ़ गया। बहन। जियान ए ने अपने हाथ में ट्रॉफी देखी और मुस्कुराने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उसने पूछा, आपने कोई पुरस्कार जीता? याओ जियाची सुंदर ढंग से मुस्कुराई और सिर हिलाया। एक रजत पुरस्कार। फिर उन्होंने चिंता के साथ जियान ए से पूछा, बहन, आपके बारे में क्या? मैंने सुना है कि एरजोंग ने गोल्ड अवार्ड जीता है। जियान ए ने गर्व से अपना बैग थपथपाया। यह तुम्हारी बहन है। ट्रॉफी मेरे बैग में है। वास्तव में? याओ जियाची प्रसन्न हुई और बोली, आप कॉलेज प्रवेश परीक्षा में 20 अंक जोड़ सकते हैं। इस प्रतियोगिता का मूल्य स्वयं स्पष्ट था। स्वर्ण पुरस्कार के कारण 20 अंक जोड़ना बहुत अधिक नहीं था, लेकिन जियान ए के लिए ये पर्याप्त था। लिफ्ट में प्रवेश करते समय उन दोनों ने बातें की और हंसे। जब वे घर पहुंचे तो जियान यू अकेला था। उसने तुरंत उसकी बाह पर जाली देखी। जियान ए घबरा गई और आगे बढ़ने के लिए जल्दी से अपना बैग नीचे फेंक दिया। भाई, तुम घायल क्यों हो? याओ जियाची भी झुक गई और जियान यू की बाह पर लगी धुंध को देखकर भौहें सिकोड़ने लगीं। वह भी चिंतित थे। ये देखकर जियान यू मुस्कुराया और कहा, ये ठीक है, मैं आज आपके लिए केक ऑर्डर करने गया था। जियान यू ने उसे जो कुछ भी हुआ था उसे बताने के बाद जियान ए को राहत महसूस हुई। उसने सोचा कि लियू योंग उसके भाई के साथ फिर से परेशानी ढूंढने गया है। आखिरकार, अगर लियू योंग को पता चल सकता था कि वह एरजोंग में पढ़ रही थी, तो वह ये भी पता लगा सकता था कि वह जियान यू की बहन थी। सौभाग्य से, लियू योंग में हिम्मत नहीं थी। ये पता चला कि वह घायल हो गया था क्योंकि उसने बहादुरी से काम लिया था। हालांकि, इसके बारे में सोचने के बाद वह ये कहने से खुद को नहीं रोक सकी, भाई, अगली बार ऐसा कुछ होने पर जल्दबाजी मत करना। बहादुरी से काम लेना अच्छी बात है, लेकिन आपको स्थिति पर विचार करना होगा। दूसरे पक्ष के हाथ में चाकू था। जियान ए के शब्द पुलिस अधिकारी के समान ही थे। जियान यू ने तुरंत सिर हिलाया क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी बहन को चिंता हो। भाई जानता है, ऐसा दोबारा नहीं होगा। ये देखकर कि उसका भाई लापरवाह नहीं लग रहा था, जियान ए को राहत मिली। कुछ ही समय बाद वांग युनमेई और वांग युझी एक साथ वापस आए, ये जानते हुए कि आज सभी बच्चे यहाँ थे। वे दोनों विशेष रूप से एक साथ रात का खाना तैयार करने के लिए कई सामग्रियां खरीदने के लिए बाजार गए। जैसे ही वे घर में दाखिल हुए, याओ जियाची आगे बढ़ने के लिए इंतजार नहीं कर सके। माँ, चाची, मैंने गणितीय ओलंपियाड के लिए रजत पुरस्कार जीता। बहन ने स्वर्ण पुरस्कार जीता। वास्तव में, वे दोनों बहुत प्रसन्न हुए। वांग युनमेई ने जियान ए की ओर देखा और पूछा, जियो ए, आपने स्वर्ण पुरस्कार जीता? जियान ए मुस्कुराया और सिर हिलाया। उसने अपने स्कूल बैग से प्रमाणपत्र और ट्रॉफी निकाली और कहा, स्कूल ने हमें 3000 युआन का इनाम भी दिया। मैं कॉलेज प्रवेश परीक्षा में 20 अंक भी जोड़ सकती हूँ। मैं 15 अंक जोड़ सकता हूँ। याओ जियाची ने जल्दी से कहा, ओह, यह महान है। वांग युझी इतनी खुश थी कि वह अपना मुंह बंद नहीं कर सकी।
ये स्पष्ट था कि कॉलेज प्रवेश परीक्षा एक बच्चे के लिए कितनी महत्वपूर्ण थी, खासकर इसलिए क्योंकि दोनों बच्चों के ग्रेड उत्कृष्ट थे। अब जब वे कॉलेज प्रवेश परीक्षा के लिए बोनस अंक प्राप्त कर सकते हैं, तो ये बाघ में पंख जोड़ने जैसा था। एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश की उनकी उम्मीदें बढ़ गईं। हमें आज दोनों बच्चों को अच्छा इनाम देना है। वे बहुत अद्भुत हैं। वांग युनमेई मुस्कुराए। वांग युझी ने बार बार सिर हिलाया। उन दोनों ने सामग्री उठाई और रसोई में चले गए। उन्होंने रात के खाने के लिए 10 व्यंजन बनाए, जिनमें ब्रेस्ड झींगे, ब्रेस्ड मछली, मीठा और खट्टा पोर्क और लहसुन के साथ तले हुए पोर्क शामिल थे। यह उतना ही शानदार था। नए साल का जश्न मनाने के रूप में याओ फेंग वापस आए और देखा कि मेज व्यंजनों से भरी हुई है। वह कहने से पहले एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। ओह, ये रात्रिभोज आज बहुत दुर्लभ है। हम जियो ए का जन्मदिन पहले से क्यों मना रहे हैं? वांग युझी सूप लेकर रसोई से बाहर आए। जब उसने ये सुना, तो उसने याओ फेंग को प्रतियोगिता में पुरस्कार जीतने वाले 2 बच्चों और कॉलेज प्रवेश परीक्षा के लिए बोनस अंक के बारे में बताया। जब याओ फेंग ने ये सुना, तो वह खुश हो गया। हमें जश्न मनाना चाहिए। बच्चों ने बाहर की आवाज़ सुनी तो वे कमरे से बाहर आ गए। जब उन्होंने याओ फेंग को देखा, तो जियान ए ने कहा, अंकल, क्या आपका पैर ठीक है? याओ फेंग मुस्कुराए और सिर हिलाया। लगभग। अब दर्द नहीं होता। यह अच्छा है। मेरे पास आपके लिए एक काम है। जियान ए ने याओ फेंग को सोफे पर बैठने के लिए खींच लिया और कहा, अब फ्रेट स्टेशन पर काम मत करो। ये बहुत खतरनाक और थका देने वाला है। जियान ए ने एक बार याओ फेंग को ये बताया था। याओ फेंग ने सिर हिलाया और घबराहट से अपने हाथ रगड़े। जियो ए, अंकल आपकी क्या मदद कर सकते हैं? जियान ए ने कहा, मैंने हाइचिंग जिले की एक बार सड़क पर एक बार खरीदा। मैंने अभी अभी हैंडओवर प्रक्रियाएं पूरी की हैं और अगले सप्ताह व्यवसाय के लिए खोलने की तैयारी कर रहा हूँ। बार का प्रबंधन करने में मेरी मदद करें। बार। याओ फेंग हैरान था। फिर उसने ढोल की खड़खड़ाहट की तरह अपना सिर हिलाया। नहीं, जियो ए, अंकल आपके लिए बार का प्रबंधन कैसे कर सकते हैं? मैं तो कभी किसी बार में गया ही नहीं। ठीक है अंकल, मेरी बात सुनो। जियान ए ने याओ फेंग को एक आरामदायक मुस्कान दी और कहा, ये बार नया नहीं है। प्रबंधन मॉडल पहले से ही सही है, इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। विभिन्न विभागों में हर कोई वही कर रहा है जो उन्हें करना चाहिए। आप पर्यवेक्षण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। लेकिन, अंकल, मत कहो लेकिन। अब और नहीं, बस जियो ए को सुनो। जियान यू चिल्लाया। जियो ए ने उसके लिए एक मनोरंजन कंपनी का महाप्रबंधक बनने की व्यवस्था की थी। चाचा का काम उनकी तुलना में बहुत सरल लग रहा था। क्या ये काम करेगा? याओ फेंग को नहीं पता था, लेकिन वह जियान ए के अच्छे इरादों को मना नहीं कर सका। बेशक, अंकल, जियान ए ने कहा, ये देखकर कि जियो ए कितना आश्वस्त था। याओ फेंग के पास सिर हिलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ठीक है, अंकल, पूरी कोशिश करेंगे कि आपके साथ कोई गड़बड़ न हो। ये देखकर कि याओ फेंग सहमत हो गया, जियान ए मुस्कुराया। मैं तुम्हें रविवार को पर्यावरण से परिचित कराने के लिए ले चलूंगा, याओ फेंग। ठीक है। परसों जियान ए का जन्मदिन था। रसोई में वांग युझी ने वांग युनमेई को जियांग चुनफेन को आमंत्रित करने के बारे में बताया। वांग युनमेई ने भी तलाक के बारे में सुना था। वह आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। भाभी के लिए यह मुश्किल है। जब वांग युझी ने अपनी बहन को किसी को देखकर आहें भरते देखा तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। तुम्हारे जितना मुश्किल काम किसके लिए है?
हालांकि उनका तलाक हो चुका है। भाभी एक अच्छी इंसान है। हम भाई के करीब नहीं हैं, इसलिए ये हमें भाभी के साथ बातचीत करने से नहीं रोकता है ना? वांग युनमेई ने भी सोचा कि इसका कोई मतलब है, इसलिए उसने सिर हिलाया। शुक्रवार दोपहर 2 बजे जी हॉक्सू केक की दुकान पर पहुंचे। हालांकि उसे अंदर जाने की कोई जल्दी नहीं थी। इसके बजाय वह सड़क के किनारे एक कार में बैठ गई और इंतजार करने लगी और ग्राहकों को बिना पलकें झपकाए केक की दुकान में प्रवेश करते और बाहर निकलते हुए देखती रही। इस समय जियान यू को कुछ भी नहीं पता था। वह ड्राइविंग स्कूल में गाड़ी चलाना सीखने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। समय दूसरे दर सेकंड बीतता गया। चूंकि जी हॉक्स्यू के दिल में उम्मीदें थीं, इसलिए इंतजार करना बिल्कुल भी असहनीय नहीं था। दुकान में प्रबंधक ने बार काउंटर के पीछे फ्रीजर में 2 पूर्ण केक रखे थे और कर्मचारियों को निर्देश दिया था। जियो वांग, ये दोनों केक एक जैसे हैं। दोनों हरे सेब के स्वाद वाले और 12 इंच आकार के हैं। एक आदमी बायां वाला लेगा, जबकि एक महिला दायां वाला लेगी। समझ गया मैनेजर। देखते ही देखते कुछ घंटे बीत गए। 5:30 बजे जियांग चुनफेन की ऑडी केक की दुकान के बाहर दिखाई दी। कार का दरवाज़ा खुला और वांग युझी बाहर निकले। जैसे ही वह कार से बाहर निकली, उसने जियांग चुनफेन से कहा, भाभी, यहीं मेरा इंतजार करो। ये पता चला कि जियान यू ने ड्राइविंग स्कूल प्रशिक्षक के साथ शुक्रवार दोपहर को 4 घंटे तक ड्राइविंग का अभ्यास करने की व्यवस्था की थी, इसलिए उन्होंने यह मामला सौंप दिया। वांग युझी के लिए केक इकट्ठा करना। संयोगवश वांग युझी काम के बाद इस केक की दुकान से गुजरे। रसीद पर केवल केक की शैली लिखी हुई थी और कोई विशिष्ट हस्ताक्षर नहीं था। जब स्टाफ ने देखा कि एक महिला केक लेने के लिए यहाँ आई है, तो उसने दाहिनी ओर वाला केक वांग युझी को दे दिया। इसे अच्छी तरह से ले लो। ये सबसे अच्छा होगा यदि आप इसे आज रात खत्म कर दें। इस केक को रात भर नहीं रखा जा सकता है। केक लेकर जाने से पहले वांग युझी मुस्कुराए और सहमत हुए। जी हॉक्सू, जो दुकान के बाहर कार में था, इस सब से पूरी तरह अनजान था। घड़ी ने शाम के 6 बजने का इशारा किया। ये देखकर कि जी हॉक्स्यू का जाने का कोई इरादा नहीं है, सुन ताओ उसे मनाए बिना नहीं रह सका। मिस, देर हो रही है, हमें वापस जाना होगा। आज यंग मास्टर हाओयू का जन्मदिन है। अंकल ताओ, क्या समय हो गया है? जी हॉक्सू ने उदासीनता से पूछा। शाम के 6 बज चुके हैं। जी हॉक्स्यू की आंखों में निराशा की झलक दिखी। वह अनजाने में 4 घंटे तक इंतजार कर चुकी थी। उसने अपने बड़े भाई को नहीं देखा, लेकिन उसे यकीन था कि वह आसपास नहीं है। यदि वह होता तो वह उसे तुरंत पहचान लेती। ये देखकर कि जी हॉक्सू ने कोई हलचल नहीं की, सुन ताओ ने धीरे से आह भरी। मैं केक लेने जाऊंगा, फिर चलो वापस चलते हैं। जी हॉक्सू को कोई दिलचस्पी नहीं थी और उसने चुपचाप सिर हिलाया। ये जी हाओयू का जन्मदिन था। इसके अलावा जी हॉक्सू देश लौट आए थे। बूढ़े मास्टर जी शुरू में एक भव्य उत्सव आयोजित करना चाहते थे, लेकिन जी हाओयू ने इसे अस्वीकार कर दिया। इसका कारण ये था कि यह अगस्त में उनके दादा का जन्मदिन था। तब वह एक भव्य उत्सव आयोजित कर सकते थे। अपने जन्मदिन पर वह सिर्फ अपने परिवार के साथ खाना खाना चाहते थे। बूढ़ा व्यक्ति जी हाओयू को अच्छी तरह से जानता था, इसलिए वह सहमत हो गया। उन्होंने केवल जी यानबाई और जी यानसेन के परिवारों को बुलाया। ज्यादा ठंड होना अच्छा नहीं था। जब जी हॉक्स्यू जी निवास पर लौटे, तो हर कोई मौजूद था और बातचीत करने के लिए लिविंग रूम में इकट्ठा हुआ था। बूढ़े व्यक्ति ने समय देखा और पूछने से खुद को नहीं रोक सका, ये हॉक्स्यू दोपहर को केक लेने के लिए बाहर गई थी। वह अभी तक वापस क्यों नहीं आए?
जब जी यानबाई ने ये सुना तो उन्होंने जी हाओयू से कहा, हाओयू, फ़ोन करो और पूछो। जी हाओयू ने सिर हिलाया। जैसे ही वह अपना फ़ोन निकालने वाला था, दरवाज़ा खुल गया। मैं वापस आ गया हूँ। जी हॉक्सू की आवाज़ सुनाई दी। वह पहले से ही अपनी सामान्य शक्ति प्राप्त कर चुकी थी, मानो उसने अस्थायी रूप से अपने दिल की उदासी को दूर कर दिया हो। सिस्टर हॉक्स्यू, ये सुनकर जी सिजिया दौड़ पड़ी। जब उसने जी हॉक्स्यू को केक पकड़ते हुए अपने जूते बदलते देखा तो वह आगे बढ़ी और केक ले लिया। केक मुझ पर छोड़ दो। जी सिजिया ने केक लिया और लिविंग रूम की मेज पर इसे खोलने का इंतजार नहीं कर सके। उसके चेहरे पर मुस्कान बिखर गई। ओह, जियो ए कौन है? वयस्कों ने शुरू में जी सिजिया की केक बॉक्स को पहले से खोलने की कार्रवाई की परवाह नहीं की, लेकिन उनके शब्दों ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। जी यानबाई को डर था कि उनकी बेटी फिर से बकवास कर रही है, इसलिए वह खड़े हो गए और देखने के लिए आगे बढ़े। केक पर शब्द थे, जियो ए को 15वां जन्मदिन मुबारक हो। जी यानबाई भी दंग रह गईं। इस केक पर नाम हाओयू का भी नहीं था। क्या हुआ? दूसरे अंकल जी हॉक्स्यू ने घर में प्रवेश किया और अपने चाचा और सिजिया को केक को घूरते हुए देखा। वह आगे बढ़कर पूछने से खुद को नहीं रोक सकी। उसने नीचे देखा और केक पर शब्द देखे। जी हॉक्स्यू, ये गलत था। जी सिजिया को होश आ गया। उसने जी हॉक्सू की ओर देखा और पूछा, सिस्टर हॉक्सू, क्या ये केक भाई हाओयू के लिए है? जी हॉक्स्यू के दिमाग में केक ऑर्डर करने का दृश्य आया। उसने उस बड़े भाई जैसा ही केक ऑर्डर किया था। जियो ए उसकी बहन का नाम होना चाहिए। जी हाओयू ने आज गहरे रंग की कैजुअल पोशाक पहनी हुई थी। ये देखकर वह उठ खड़ा हुआ और चल दिया। क्या गलत? भाई हाओयू, इस केक पर आपका नाम नहीं है। जी सिजिया ने सबसे पहले बात की। जी हाओसू ने तुरंत शर्मिंदगी से जी हाओयू की ओर देखा और कहा, मुझे क्षमा करें भाई, मैंने शायद गलत केक ले लिया होगा। अंकल ताओ केक लेने के लिए अंदर गए, लेकिन जी हॉक्स्यू सुन ताओ को दोष नहीं लेने दे सकती थी, इसलिए उसने कहा कि उसने गलत केक ले लिया है। हालांकि जी हाओयू केवल मुस्कुराए, यह अभी भी कुछ है। वैसे भी हम अभी भी इसे खाने जा रहे हैं। तो क्या हुआ अगर यह गलत है? जी हाओयू अपनी बहन से सबसे अधिक प्यार करता था और ऐसी किसी भी चीज़ के लिए उसे दोषी नहीं ठहराता था। उसने अनजाने में केक पर नज़र डाली और जियो ए नाम ने उसका ध्यान खींचा। जियो ए, जियान ने। वह अचानक मुस्कुराया और लड़की का चेहरा उसके दिमाग में फिर से उभर आया। उसने मन ही मन सोचा कि ए शब्द उसके भाग्य में है। बहुत अच्छा, मुझे ये बहुत पसंद है, जी हाओयू ने बेवजह कहा। जी सिजिया ने जी हाओयू के चेहरे पर चमकती मुस्कान को देखा और असमंजस में बुदबुदाया, आपको ये पसंद है भले ही आपका नाम गलत है। दूसरी तरफ वांग युझी का घर भी उतना ही जीवंत था। न केवल जियांग चुनफेन यहाँ थे, बल्कि वांग युनमेई ने वू शाओकी को भी आमंत्रित किया था, जो हाल ही में हर दिन घर के नवीनीकरण के लिए उनके साथ रहे थे। रसोई में वांग युनमेई, वांग युझी और जियांग चुनफेन ने एक साथ खाना बनाया। सौभाग्य से नए घर की रसोई बहुत विशाल थी, इसलिए वहां बिल्कुल भी भीड़ महसूस नहीं हुई। लिविंग रूम में याओ फेंग और वू शाओकी बच्चों के साथ बातचीत कर रहे थे। माहौल बेहद सौहार्दपूर्ण था। वांग ज़िचेन ने घर में प्रवेश करते ही इधर-उधर देखना शुरू कर दिया। वह गुप्त रूप से चौंके बिना नहीं रह सका। उसकी मौसी का परिवार कब इतना अमीर हो गया? उन्होंने हाइचिंग जिले में इतना शानदार घर खरीदा। क्या आपको लगता है कि चाची ने ये घर खरीदा है? वांग ज़िचेन ने वांग ज़िमिंग से फुसफुसाया। वांग ज़िमिंग ने पलकें झपकाईं और कहा, होना चाहिए।
इसे किराए पर नहीं दिया जा सकता। ठीक है, इसे किराए पर लेना भी काफी महंगा है ना? वांग ज़िचेन हैरान थे, लेकिन उन्होंने कहा, क्या चाची का परिवार सबसे गरीब नहीं है? मुझे कैसे पता होगा? आप आंटी से पूछ सकते हैं। वांग ज़िमेंग ने अपने भाई की ओर देखा और अधीर लग रही थी। वांग ज़िचेन ने अपने होंठ भींच लिए। इसे भूल जाओ, इसका मेरे साथ कुछ लेना देना नहीं है। वह तो बस उत्सुक था। वे बात कर रहे थे जब याओ फेंग अचानक खड़े हुए और जियान ऐसे कहा, जियो ए, अंकल के साथ आओ। अपने चाचा को इतना रहस्यमयी देखकर जियान ए संदिग्ध दिखने के अलावा कुछ नहीं कर सकी, लेकिन उसने आज्ञाकारी रूप से उसका पालन किया। मास्टर बेडरूम में प्रवेश करने के बाद याओ फेंग ने खिड़की के पास कैबिनेट खोली और एक बड़ा बक्सा निकाला। जियो ए, ये तुम्हारी चाची और मेरी ओर से जन्मदिन का उपहार है। आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। याओ फेंग ने बॉक्स जियान ए को सौंप दिया। जियान ए को छुआ गया, लेकिन जब उसने नीचे देखा तो वह चौंक गई। एक लैपटॉप। इस दिन और युग में डेस्कटॉप कंप्यूटर में एलसीडी स्क्रीन नहीं होती थीं। वे बड़े थे और आमतौर पर माइक्रो कंप्यूटर के रूप में जाने जाते थे। प्रत्येक की कीमत कुछ हजार युआन है। लैपटॉप के लिए कोई अति पतला मॉडल नहीं था। यह अपेक्षाकृत भारी था और इसकी कीमत 10,000 युआन से अधिक थी। केवल बहुत अमीर परिवारों के पास ही लैपटॉप होगा। जियान ए स्वाभाविक रूप से एक लैपटॉप खरीद सकता था। हालांकि चूंकि इंटरनेट अभी तक लोकप्रिय नहीं हुआ था और साउथ सिटी जैसी गरीब और दूरदराज की जगह में इंटरनेट तक पहुंच नहीं थी, इसलिए जियान ए ने लैपटॉप नहीं खरीदा। अप्रत्याशित रूप से उसकी चाची और चाचा ने उसे उसके जन्मदिन के लिए एक कंप्यूटर दिया। यह कोई डेस्कटॉप कंप्यूटर नहीं, बल्कि 10,000 युआन की नोटबुक थी। झटके के बाद जियान ए और अधिक प्रभावित हुआ। वह जानती थी कि उसने अपनी चाची को सैकड़ों हजारों युआन का घर दिया है। एक नोटबुक स्वाभाविक रूप से एक घर की तुलना में कुछ भी नहीं थी, लेकिन उसके पास अनगिनत हजारों युआन थे और इस घर में पैसे खर्च नहीं होते थे। हालांकि उसकी चाची का परिवार अलग था। जियान ए को याद आया कि उसकी चाची की बैंक बुक में केवल 40,000 युआन थे, लेकिन फिर भी उसने उसके लिए एक कंप्यूटर खरीदा जिसकी कीमत 10,000 युआन से अधिक थी। 100 मिलियन युआन वाला व्यक्ति आप पर 1 मिलियन युआन खर्च करेगा बनाम एक व्यक्ति जिसके पास 10 युआन है और वह आप पर 9 युआन खर्च करेगा। जियान ए को लगा कि बाद वाला अधिक मार्मिक था। ले जाओ, ये भविष्य में उपयोगी होगा। याओ फेंग मुस्कुराए। जियान ए ने मना नहीं किया, न ही उसके पास मना करने का कोई कारण था। चूंकि वे परिवार थे, इसलिए उन्हें उनके बीच अंतर करने की जरूरत नहीं थी। वह इसे लेने के लिए आगे बढ़ी। ये थोड़ा भारी था। जियान ए ने याओ फेंग की ओर देखा और कहा, धन्यवाद अंकल। जब वे लिविंग रूम में लौटे तो इस उपहार ने सभी को चौंका दिया, यहाँ तक कि वांग ज़िचेन की निगाहें भी उस पर टिकी थीं। अरे, एक लैपटॉप! वांग ज़िचेन ने झपट्टा मारा, लेकिन उसे इसे खोलने में बहुत शर्मिंदगी हुई। उसने केवल बक्सा पकड़कर देखा। उनके पिता उनसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन उन्होंने उन्हें कंप्यूटर खरीदने से मना कर दिया। अंत में घर पर कंप्यूटर रखने वाला पहला व्यक्ति जियान ए था। वांग ज़िचेन ईर्ष्यालु और ईर्ष्यालु थे। वांग ज़िमेंग भी ईर्ष्यालु थी, लेकिन वह वांग ज़िचेन की तरह अतिरंजित नहीं थी। अंकल, ये कंप्यूटर कितने का है? वांग ज़िचेन ने पूछा। याओ फेंग ने इसे छिपाया नहीं और लापरवाही से कहा, 26,000 युआन। लैपटॉप महंगे थे, इसलिए हर कोई उन्हें खरीद नहीं सकता था। 20। वांग ज़िचेन अवाक रह गया। उसने अपना मुंह खोला लेकिन कुछ कह न सका। 26,000 युआन का कंप्यूटर उसके बेटे के लिए नहीं था,
बल्कि जियान ए के जन्मदिन के उपहार के लिए था। क्या उसकी मौसी का परिवार अमीर था? याओ जियाची सबसे शांत थे। उसे लगा कि उसे अपनी बहन को कुछ भी देना चाहिए। माँ, अंकल ने जियान ए को एक लैपटॉप दिया। वांग जिचेन दौड़कर रसोई में गया और जोर से चिल्लाया। उसके स्वर से पता चला कि वह भी रसोई चाहता था। वांग युनमेई सब्जियां चुन रही थी जब उसने ये सुना। वह अचंभित थी। क्या? एक लैपटॉप? वांग यूझी मुस्कुराए और सिर हिलाया। मैंने याओ फेंग से जियो ए के जन्मदिन के उपहार के लिए इसे खरीदने के लिए कहा। वांग युनमेई को ये कैसे पता नहीं चल सका कि उसकी बहन के घर पर क्या हो रहा है। उसे अपनी बचत का आधा हिस्सा इस कंप्यूटर पर खर्च करना होगा। वह शिकायत किए बिना नहीं रह सकी। अपनी ओर देखो, अगर जियो ए को कंप्यूटर चाहिए होता तो वह इसे खुद खरीद लेती। तुम इतने पैसे कैसे खर्च कर सकती हो? वांग यूझी नाखुश थे। दीदी, जियो ए ने जो कंप्यूटर खुद खरीदा था वह चाची के रूप में उसे दिए गए मेरे उपहार के समान कैसे हो सकता है? यूझी सही है, जियांग चुनफेन ने आवाज लगाई। जियो ए इतने अच्छे उपहार के लायक है। युनमेई, इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। क्या एक चाची को उससे प्यार नहीं करना चाहिए? वांग यूझी ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सही है। वांग युनमेई ने असहमति में अपना सिर हिलाया और आह भरी। यह उपहार बहुत महंगा है। जैसा कि वांग युनमेई ने कहा था, अगर जियो ए को लैपटॉप की ज़रूरत है तो वह अपने लिए एक लैपटॉप खरीद सकती है, या उसकी माँ के रूप में वह उसके लिए एक खरीद सकती थी। यदि उसकी बहन की पारिवारिक स्थिति बेहतर होती तो उसे कोई आपत्ति नहीं होती। इसका मुख्य कारण ये था कि वांग यूझी के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। यदि वे एक कंप्यूटर खरीद सकें तो संभवतः उन्हें अपने संयुक्त वेतन का आधा वर्ष खर्च करना होगा। ये ठीक है, साउथ सिटी को जल्द ही ध्वस्त कर दिया जाएगा। उसकी चाची के रूप में मैं 20,000 युआन खर्च कर सकता हूँ। इसके अलावा जब मैं इसे जियो ए पर खर्च करता हूँ तो मुझे दिल का दर्द महसूस नहीं होता है, वांग यूझी ने मुस्कुराते हुए कहा। चूंकि उसने इसे पहले ही खरीद लिया था, वांग युनमेई और क्या कह सकती थी। उसने केवल इतना कहा, जब वह छोटी थी तब से ही आप उस पर फिदा हैं। चाची, आपने मेरे लिए एक क्यों नहीं खरीदा? वांग जिचेन को ईर्ष्या महसूस हुई और वह वांग यूझी की ओर झुक गया। जब जियांग चुनफेन ने ये देखा तो वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन अपने हाथ में प्याज की छड़ी से वांग जिचेन के सिर पर वार कर दिया। चले जाओ, आप हर परीक्षा में हमेशा सबसे नीचे रहते हैं, फिर भी आप एक कंप्यूटर चाहते हैं। मुझे लगता है कि आपके लिए टोफू पुडिंग का एक कटोरा खरीदना अधिक पसंद है। यदि आप जियो ए की तरह हैं, जो हमेशा समूह में शीर्ष 5 में आ सकता है, गणितीय ओलंपियाड में स्वर्ण पुरस्कार जीत सकता है और कॉलेज प्रवेश परीक्षा के लिए अतिरिक्त 20 अंक प्राप्त कर सकता है, तो मैं आपके लिए सिर्फ एक कंप्यूटर नहीं खरीदूंगा, बल्कि मैं आपके लिए एक रॉकेट भी खरीदूंगा। वांग जिचेन ने अपना सिर रगड़ा और अनिच्छुक दिखे। हमारे परिवार के पास 20,000 युआन की कमी नहीं है। यदि आप इसे मेरे लिए खरीदते हैं तो मैं कड़ी मेहनत से अध्ययन करने का वादा करता हूँ। जब आपने पिछली बार फ़ोन मांगा था तो आपने मुझसे यही वादा किया था। मुझे आप पर विश्वास नहीं है, जियांग चुनफेन ने कहा। जब वांग जिचेन ने ये सुना तो वह एक पल के लिए अवाक रह गए। थोड़ी देर बाद उसने धीरे से खर्राटा मारा। इसे भूल जाओ, किसे परवाह है। इतना कहकर वह गुस्से में रसोई से बाहर चला गया। शाम के 8 बजे तक उन्होंने सारे व्यंजन मेज पर नहीं परोसे थे। सब लोग बैठ गए। जियान ए वांग युनमेई और जियान यू के बीच बैठे और असाधारण खुशी से मुस्कुराए। जन्मदिन की पार्टी से पहले
उसे स्वाभाविक रूप से मोमबत्तियां बुझानी थीं और एक इच्छा करनी थी। इसलिए वांग यूजी ने केक को फ्रिज से निकाला और मेज पर रख दिया। फिर उसने बाहर का रिबन खोला और एक हाथ से डिब्बा खोला। ताजे फल और रंगीन पन्ना हरे केक के ऊपर नरम चीनी है। यह असाधारण रूप से चमकीला और स्वादिष्ट लग रहा था। हालांकि जब सभी की नज़र उस पर लिखे शब्दों पर पड़ी तो वे दंग रह गए। ब्रह्मांड के सबसे खूबसूरत भाई को जन्मदिन की शुभकामनाएं। वांग यूजी ने पहले प्रतिक्रिया व्यक्त की, लेकिन वह भ्रमित थी। क्या चल रहा है? जियान यू ने देखा और जान लिया कि क्या हुआ था। चाची, आपने गलत केक ले लिया। जियान यू को नहीं पता था कि हंसना है या रोना है। वांग यूंजी एक पल के लिए स्तब्ध रह गईं और फिर उन्होंने हताशा में कहा, नहीं, मैं इसे गलत कैसे समझ सकती हूँ? स्टाफ ने इसे मुझे व्यक्तिगत रूप से दिया था, जियान यू ने बताया। जब मैं केक ऑर्डर करने गया, तो एक लड़की ने मेरे जैसा ही केक ऑर्डर किया। उसने इसे अपने भाई के लिए ऑर्डर किया। ये स्पष्ट है कि यह वही केक है जो उसने ऑर्डर किया था। हर कोई, क्या ये बकवास नहीं था? ये जियो ए का जन्मदिन था, लेकिन केक पर ब्रह्मांड में सबसे सुंदर भाई शब्द थे। ओह, मुझे क्या करना चाहिए? वांग यूजी थोड़ा शर्मिंदा थे। उसे नहीं पता था कि केक बॉक्स का क्या करना है। ये देखकर जियान ने उदासीनता से मुस्कुराया। ये ठीक है, चाची, उस लड़की के भाई का जन्मदिन मेरे जैसा ही है। ये भाग्य है कि हमने एक दूसरे का केक खाया। ठीक है, चलो बस इसे खाते हैं। ये स्वादिष्ट लग रहा है। जियान ए का रवैया आकस्मिक था। ये स्पष्ट था कि उसे गलत केक पर कोई आपत्ति नहीं थी। आखिरकार, ये सिर्फ भोजन था। अगर वह मोमबत्ती फूंककर खा लेती, तो इसकी परवाह कौन करता कि उस पर क्या लिखा था? वांग यूजी ने सिर हिलाया और बैठ गए। चूंकि आज जियान ए का 15वां जन्मदिन था, केक पर 15 मोमबत्तियां भी थीं। याओ फेंग ने उन्हें एक एक करके लाइटर से जलाया और फिर लाइट बंद करने के लिए खड़े हो गए, जिससे भोजन कक्ष में केवल 3 मंद रोशनी रह गईं। आपको जन्मदिन मुबारक हो। आपको जन्मदिन मुबारक हो। जियान ए के सिर पर एक मुकुट था, और सभी ने उसके लिए हैप्पी बर्थडे गाया। मोमबत्ती की रोशनी में सभी के भाव इतने गंभीर थे कि जियान ए को छू गया। पुनर्जन्म के बाद यह उनका पहला जन्मदिन था। अपने हाथों को एक साथ रखकर जियान ए ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं और ईमानदारी से जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। वे सभी जो मुझसे प्यार करते हैं और जिनसे मैं प्यार करता हूँ स्वस्थ रहें। आपदाओं से बचा जा सकता है। सभी घृणित लोग पीछे हट जाएं। मेरा परिवार सुरक्षित और खुश रहे। निगम के लिए सब कुछ सुचारू रूप से चले। घर के रास्ते में जियांग चुनफेन गाड़ी चला रहे थे, जबकि वांग जिचेन और वांग जिमिंग पिछली सीट पर बैठे थे। जब वांग जिचेन ने खिड़की से बाहर देखा तो उसके चेहरे पर कटु भाव थे। जितना अधिक वह इसके बारे में सोचता, उतना ही क्रोधित होता जाता। अंत में वह मदद नहीं कर सका, लेकिन रियरव्यू मिरर में जियांग चुनफेन को देखा और निराशा में कहा, माँ, आपने जियान ए के लिए इतना महंगा उपहार क्यों खरीदा? जियांग चुनफेन ने जियान ए को एक हार दिया। ये पुराने जमाने के सोने से नहीं, बल्कि अधिक महंगे प्लेटिनम से बना था। हार पतला और सुंदर था। सिर्फ एक हार की कीमत ज्यादा नहीं थी, वहाँ एक भारी और महंगा पेंडेंट था। जियान ए का जन्म खरगोश के वर्ष में हुआ था। पेंडेंट एक त्रिआयामी प्लेटिनम खरगोश था। पूरे हार की कीमत लगभग 5000 युआन थी। वांग जिचेन की नज़र में जियान ए अपनी माँ से इतने महंगे उपहार के लायक नहीं था। यह उनके लिए सम्मान की बात थी कि वे तीनों उनके साथ उनका जन्मदिन मना सके।
वांग युनझोंग ने वांग ज़िचेन को गहराई से प्रभावित किया था। जियांग चुनफेन अच्छी तरह से जानता था कि वह वांग युनमेई और वांग यूझी के परिवार को नीची दृष्टि से देखता है। उसे अपने बेटे की गलत समझ को बदलना पड़ा, किसी और चीज़ के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि वह नहीं चाहती थी कि उसके बेटे के मूल्य विकृत हों। जियान आपकी बहन है। यह उसका जन्मदिन है। क्या माँ द्वारा उसे उपहार देने में कोई समस्या है? जियांग चुनफेन का स्वर ठंडा हो गया। ऐसा लगता है कि वांग ज़िचेन ने जियांग चुनफेन के गुस्से को नहीं सुना है। उन्होंने कहा, वह कुछ 1000 युआन के लायक नहीं है। जियांग चुनफेन को तुरंत गुस्सा आ गया। वांग ज़िचेन, अपने शब्दों पर ध्यान दें। आपकी बहन के बारे में ऐसा कौन कहता है? जियांग चुनफेन ने रियरव्यू मिरर में वांग ज़िचेन की ओर देखा और कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कौन है। आप पैसे वाले व्यक्ति का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। वांग युनज़ोंग के साथ भले ही जियांग चुनफेन को वांग युनमेई के परिवार के प्रति अनुचित व्यवहार का एहसास हुआ हो, वह कुछ भी कठोर नहीं कह सकती थी। अब जब उसने वांग ज़िचेन का पूरा नाम बताया, तो वांग ज़िचेन चौंक गया। तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी माँ नाराज है। वांग ज़िचेन की आभा 70% तक कमज़ोर हो गई। वह धीमी आवाज़ में बुदबुदाया, मुझे बस यही लगता है कि उपहार बहुत महंगा है। जियांग चुनफेन ने सांस छोड़ी और वांग ज़िमिंग की ओर देखने लगा। ज़िमिंग, क्या आप भी अपने भाई जैसा ही सोचते हैं? जैसे कि उसे उम्मीद नहीं थी कि विषय अचानक उसके लिए बदल जाएगा। वांग ज़िमिंग स्तब्ध रह गए। फिर उसने धीरे से सिर हिलाया। बहन जियान बहुत उत्कृष्ट है। इसके अलावा, भले ही माँ और पिताजी का अब तलाक हो गया हो, चाची ने फिर भी माँ को बहन जियान की जन्मदिन की पार्टी में आमंत्रित किया। ये बहुत दुर्लभ है। जियांग चुनफेन ने अपनी आंखों में एक संतुष्ट भाव प्रकट किया। उसने तुरंत वांग ज़िचेन की ओर देखा और कहा, अपनी बहन को देखो, वह आपसे बेहतर जानती है। जियान बहुत उत्कृष्ट है। आपको उसे एक उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। वांग ज़िचेन ने अपना सिर नीचे कर लिया और उदासीनता से अपने होंठ भींच लिए। उसने वांग ज़िमेन की ओर देखा और बुदबुदाया, बूटलेका। उसका बेटा होनहार और पढ़ाने लायक नहीं लग रहा था। उसे देखते हुए जियांग चुनफेन अपनी आंखों में निराशा को छिपा नहीं सकी। उसने 3 कारणों से जियान को एक महंगा उपहार खरीदा। सबसे पहले, जियान ने उसकी मदद की जब वह नौकरी की तलाश में थी। दूसरा, हालांकि उसने वांग युनज़ोंग को छोड़ दिया था, वह ईमानदारी से वांग युनमेई के साथ दोस्ती करना चाहती थी। तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण भी था, जियान बहुत उत्कृष्ट था। उसके लिए उसे पसंद न करने का कोई कारण नहीं था। इस तोहफे में कई भावनाएं शामिल थीं। कृतज्ञता और प्रशंसा थी। जियांग चुनफेन को नहीं लगा कि यह महंगा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जियान इसके लायक था। उनके बेटे की राय तुरंत नहीं बदल सकती थी, और जियांग चुनफेन उसे जियान के कंपनी खोलने के बारे में नहीं बता सकते थे। उसे डर था कि यह मामला वांग युनझोंग और वांग परिवार के 2 बुजुर्गों तक पहुंच जाएगा। उसे जियान को ये रहस्य बनाए रखने में मदद करनी थी। एकमात्र चीज़ जिसने उन्हें सांत्वना दी वह ये थी कि उनकी बेटी एक समझदार बच्ची थी। कार विला पड़ोस में चली गई। दूर से जियांग चुनफेन ने अपने विला के सामने चौराहे पर टेल लाइट वाली एक कार खड़ी देखी। वांग युनज़ोंग ने सूट पहना हुआ था और उसके चेहरे पर उदासी के भाव थे। वह धूम्रपान कर रहा था। ये पिताजी हैं? वांग ज़िमिंग ने एक नज़र में वांग युनज़ोंग को पहचान लिया और बहुत प्रसन्न हुए। वांग ज़िचेन स्तब्ध रह गए। उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और ऊपर देखा। जब उसने देखा कि यह वांग युनज़ोंग है, तो वह उपहास करने के अलावा कुछ नहीं कर सका।
वह अब भी आना जानता है। कार धीरे धीरे घर के बाहर रुकी। जब वांग युनजोंग ने जियांग चुनफेन की कार देखी तो उसने जल्दी से अपनी सिगरेट फेंक दी और ऊपर चला गया। जियांग चुनफेन सबसे पहले कार से बाहर निकले और वांग युनजोंग को गुस्से से देखा। वांग युनजोंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ज़िचेन कहाँ है? क्या वह तुम्हारे साथ है? वांग युनजोंग ने जियांग चुनफेन को निर्दयी ढंग से देखा और उससे सवाल किया। हाँ, जियांग चुनफेन गुस्से में हंसे। उसने वांग युनजोंग की ओर देखा और कहा, तुम्हें अभी भी पता है कि तुम्हारा एक बेटा है? आधा महीना हो गया। आप कहाँ थे, पापा? इस समय वांग ज़िमिंग उतर गया और वांग युनजोंग की ओर भागा। ज़िमिंग, वांग युनजोंग की अभिव्यक्ति नर्म हो गई। वह एक दयालु पिता की तरह लग रहे वांग ज़िमिंग को गले लगाने के लिए आगे बढ़ा। ये कैसा था? क्या तुम्हें पिताजी की याद आई? वांग ज़िमिंग चिल्लाया और महसूस किया कि उसके साथ अन्याय हुआ है। जब उसने अपना मुंह खोला तो उसका दम घुट गया। तुम मुझसे मिलने भी नहीं आए। जियांग चुनफेन वांग युनजोंग से नाराज थी, लेकिन वह अपनी बेटी को उसके पिता से मिलने से नहीं रोकना चाहती थी। वह गुस्से से पलटी और उसकी ओर देखना नहीं चाहती थी। वांग युनजोंग ने पूछने से पहले वांग ज़िमिंग को सांत्वना दी। तुम्हारा भाई कहाँ है? वांग ज़िमिंग ने धीमी आवाज़ में कहा। कार में, क्योंकि रात हो चुकी थी और खिड़की पर अंधेरा था। वांग युनजोंग ने पहले तो पिछली सीट पर बैठे वांग ज़िचेन पर ध्यान नहीं दिया। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन ऊपर देखा, लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं देख सका। वांग ज़िचेन गुस्से में वहीं निश्चल बैठे रहे। ज़िचेन, कार से बाहर निकलो और पिताजी के साथ घर आओ, वांग युनजोंग ने पुकारा। वांग ज़िचेन ने कोई जवाब नहीं दिया। ये देखकर वांग युनजोंग आगे बढ़े और कार का दरवाज़ा खोल दिया। उन्होंने वांग ज़िचेन की ओर देखा और कहा, अच्छा बनो और पिताजी के साथ घर आओ। मैं वापस नहीं जा रहा हूँ। वांग ज़िचेन जिद्दी हो गए और उन्हें सीधे अस्वीकार कर दिया। अगर मैं अपनी माँ की बात मानूं तो कम से कम मेरे पास खाने के लिए गर्म खाना तो है। तुम्हें मेरी परवाह नहीं है। तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? बकवास। मैं तुम्हारा पिता हूँ। मैं आपकी परवाह कैसे नहीं कर सकता? वांग युनजोंग ने कहा, तुम्हें मेरी परवाह है? आपने ध्यान नहीं दिया कि मैं आधे महीने से गायब था। अगर मैं बाहर मरता तो मेरी लाश पहले ही सड़ चुकी होती। वांग ज़िचेन बोलते हुए रो पड़े। वांग युनजोंग अभी भी अपने दिल में वांग ज़िचेन को पसंद करते थे। हालांकि उसका अभी अभी तलाक हुआ था और वह उसके बारे में भूल गया था, इसलिए उसने उसे एक पल के लिए नज़रअंदाज कर दिया। उसे लगा कि वह गलत है, इसलिए उसका स्वर नर्म हो गया। ठीक है बेटा, इस बार मैं गलत था। मैं वादा करता हूँ कि मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगा। ठीक है? वांग ज़िचेन ने अपने आंसू जोर से पोंछे लेकिन कुछ नहीं कहा। मुझे कुछ कहने में मदद करें। वांग युनजोंग गुस्से में थे और उन्होंने जियांग चुनफेन की ओर देखा। क्या वह उसके बेटे को छीनना चाहती थी? जियांग चुनफेन वापस होश में आए और बोली, मुझे कोई परवाह नहीं है। ज़िचेन ने स्वयं निर्णय लिया। अगर वह मेरे साथ रहना चाहता है तो रह सकता है। मैं उसे आपके साथ जाने से नहीं रोकूंगा, लेकिन आपको उसके लिए जिम्मेदार होने का वादा करना होगा। आप आधे महीने तक गायब रहे। आप किस तरह के पिता हैं? वह शुरू में चाहते थे कि जियांग चुनफेन उनके बेटे को मनाने में मदद करें, लेकिन अंततः उन्हें डांट पड़ी। वांग युनजोंग ने गहरी सांस ली और जियांग चुनफेन की शिकायतें नहीं सुनी। वह काफी देर तक केवल वांग ज़िचेन को देखता रहा। आखिर में उन्होंने अपने तुरुप के पत्ते का इस्तेमाल किया। मेरे साथ घर आओ, मैं माफ़ी मांगूंगा और तुम्हें मुआवजा दूंगा। आप जो चाहें मैं वह करूंगा। जैसा कि अपेक्षित था, यह एक हत्यारा कदम था। सचमुच।
वांग ज़िचेन ने आखिरकार अपना सिर उठाया। हाँ, वांग युनजोंग ने सिर हिलाया। कार से बाहर निकलने के बाद वांग ज़िचेन जियांग चुनफेन के पास गए और कहा, माँ, पिताजी और मैं अब वापस जाएंगे। जियांग चुनफेन ने सिर हिलाया। आखिरकार तलाक के बाद उसके बेटे को वांग परिवार में छोड़ दिया गया था, इसलिए वह उसे रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकती थी। उसने केवल इतना निर्देश दिया, कुछ भी हो तो तुरंत माँ को फ़ोन करना। यदि आप वापस आना चाहते हैं तो किसी भी समय वापस आएं। वांग ज़िचेन ने उत्तर दिया और वांग युनजोंग की मर्सिडीज में बैठने के लिए घूम गया। वांग युनजोंग ने अपने बैग से एक लिफाफा निकाला और जियांग चुनफेन को सौंप दिया। उन्होंने कहा, यहाँ 20,000 युआन हैं। यह ज़मीन की हिरासत शुल्क है। जियांग चुनफेन ने उसकी ओर देखा और उसे लेने के लिए आगे बढ़ा। फिर वह खर्राटे लेने लगी। कम से कम आपके पास विवेक तो है। वांग युनजोंग जियांग चुनफेन से बात नहीं करना चाहते थे। वह घूमा और वांग ज़िमीन के सिर को थपथपाया। फिर वह कार में बैठा और चला गया। वांग ज़िमीन ने अपने पिता को आंखों में आंसुओं के साथ जाते हुए देखा, लेकिन उसने अपने आंसू रोक लिए। वह वास्तव में अपनी माँ के करीब थी, लेकिन उसके मन में अपने पिता के लिए भी वही भावनाएं थीं, जो उसके भाई का पक्ष लेते थे। कार में वांग युनजोंग ने पूछा, आप इतनी देर से वापस क्यों आए? तुम्हारी माँ तुम्हें कहाँ ले गई? हम जियान ए का जन्मदिन मनाने गए थे, वांग ज़िचेन ने लापरवाही से उत्तर दिया। वांग युनजोंग स्तब्ध रह गए और उन्हें लगा कि उन्होंने इसे गलत सुना है। वह ये पूछे बिना नहीं रह सका, किसके लिए? वांग ज़िचेन ने अधीरता से अपनी आंखें घुमाईं। जियान ने, आपकी भतीजी। पिताजी, मुझे एक कंप्यूटर चाहिए। इसके बारे में वांग युनजोंग के सोचने की प्रतीक्षा किए बिना वांग ज़िचेन ने कहा, मुझे एक नोटबुक चाहिए। ठीक है, पिताजी कल तुम्हें एक खरीदने के लिए बाहर लाएंगे। वांग युनजोंग ने सहमति व्यक्त की। उनसे गलती हो गई थी, इसलिए उन्हें एक अच्छे पिता की छवि कहीं और ढूंढनी पड़ी। जब वांग ज़िचेन ने ये सुना तो वह मुस्कुराए। जब जियान ए और जियान यू साउथ सिटी लौटे तो शाम के 11 बज चुके थे। उनके घर की ओर जाने वाली कच्ची सड़क बिल्कुल काली थी और केवल कुछ परिवार जो अभी तक सोए नहीं थे, उन्होंने धीमी रोशनी जलाई हुई थी। मुख्य द्वार के बाहर सड़क के किनारे एक नारंगी रंग की पोर्शे गाड़ी खड़ी थी। एक लंबी आकृति कार के सामने झुकी हुई थी और उसके हाथ से कुछ रोशनी चमक रही थी। एक सिगरेट बट होना चाहिए। पदचाप सुनकर वू बी ने ऊपर देखा। के अंतर्गत थोड़ी ठंडी चांदनी में उसने जियान ए की रूपरेखा को पहचान लिया। भाई वू बी। जब जियान ए ने देखा कि यह कौन है तो वह चिल्लाए बिना नहीं रह सकी। जियान यू भी दंग रह गया। भाई वू बी, आप यहाँ क्यों हैं? वू भी मुस्कुराया और उन दोनों के पास चला गया। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, मैं कैसे नहीं आ सकता? जियान ए स्तब्ध था। क्या भाई वू बी को उसके जन्मदिन के बारे में पता था? उसकी राय में उसने उसे कभी नहीं बताया था। जियान ए हैरान रह गई जब वू बी ने उसका हाथ खींचा और पोश की कार की चाबी जियान ए की हथेली में रख दी। लड़की, जन्मदिन मुबारक हो। वू बी का स्वर हल्का और सौम्य था और उसके शब्द असीम प्रेम से भरे हुए थे। जियान ए ने नीचे देखा। कार की चाबी अंडाकार थी और केवल उसके अंगूठे जितनी लंबी थी। चाबी की चेन पर एक रिबन बंधा हुआ था। ये बहुत अंधेरा था और जियान ए अस्पष्ट रूप से बता सकता था कि यह एक आसमानी नीला रिबन था। सिल्वर ग्रे मेटल शेल पर पोश का लोगो असाधारण रूप से आकर्षक था। जियान ए चौंक गया और उसने जल्दी से वू बी की ओर देखा। यह, भाई वू बी, ये बहुत महंगा है, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। उसने सहज रूप से इसे अस्वीकार कर दिया।
यह एक पोश थी जिसकी कीमत कम से कम 10 लाख युआन थी। वह इसे ऐसे ही स्वीकार नहीं कर सकती थी। ऐसा नहीं था कि जियान ए दिखावा कर रहा था, लेकिन यह उपहार पहले ही दिखावा की सीमाओं को पार कर चुका था। यह एक पोश थी। इसके अलावा वह केवल 15 वर्ष की थी। उसकी ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की उम्र नहीं थी, अन्यथा वह पहले ही एक कार खरीद चुकी होती। वू बी केवल मुस्कुराए। उसकी खूबसूरत फीनिक्स आकार की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने धीरे से कहा, जब बात आपके सामने आती है तो कुछ भी महंगा नहीं माना जाता है। जियान ने भाई वू बी के उदासीन रवैये को देखकर जियान ए अवाक रह गया। अंकल वू ने उसके जन्मदिन पर उसे 2000 युआन का एक लाल पैकेट दिया था। ये पहले से ही एक जबरदस्त उपहार था। जब वांग युनफा की शादी हुई तो वांग युनझोंग ने उन्हें केवल 1000 युआन का एक लाल पैकेट दिया। वू बी वू शाओकी का बेटा था। जियान ए के दिल में वह परिवार था। चूंकि वू शाओकी ने उसे एक उपहार दिया था, भाई वू बी को अब खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। नहीं, जियान ए ने अपना सिर हिलाया और दृढ़ता से कहा, भाई वू बी, मैं आपकी दयालुता की सराहना करता हूँ, लेकिन मैं यह उपहार स्वीकार नहीं कर सकता। मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, इसलिए मैं गाड़ी नहीं चला सकता। जियान ए ने कार की चाबी वापस वू बी के हाथ में दे दी। अप्रत्याशित रूप से वू बी ने अपनी जेबों में हाथ डाला और एक कदम पीछे हट गया। उसके चेहरे पर मुस्कान कम नहीं हुई, जैसे उसे लड़की से इसी प्रतिक्रिया की उम्मीद थी। उन्होंने केवल इतना कहा, अगर आप गाड़ी चलाना नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं। ये कार इस साल पोर्शे की रेनबो सीरीज का सीमित संस्करण है। दुनिया में केवल 7 कारें हैं, प्रत्येक रंग में एक। भले ही आप ड्राइव न करें और इसे घर पर ही रखें, इसका मूल्य केवल बढ़ेगा। जियान ए अवाक था। क्या चल रहा था? यदि उसने वास्तव में इस कार को स्वीकार कर लिया है, तो वह निश्चित रूप से इसे नहीं बेचेगी। पैसे कमाने के लिए भाई वू बी ने उसे जो उपहार दिया था, उसे वह कैसे बेच सकती थी? जियान यू अवाक रह गया। भाई वू बी जियो ए को एक कार देना चाहते थे? यह जियान यू हैरान था। भाई वू बी जियो ए के लिए इतने अच्छे क्यों थे? जियान ए का हाथ कार की चाबी के साथ हवा में ही जम गया। यदि वू बी ने इसे स्वीकार नहीं किया, तो वह इसे अपनी जेब में नहीं रख सकती थी। उपहार इतना भारी था कि उसे लगा कि वह जल रहा है। वू बी को अपने भाई के रूप में मानना उसके लिए गलत नहीं था, लेकिन वह भाई वू बी से भाई बहन की भावना के अलावा और कुछ भी नहीं रखना चाहती थी। उसके प्रति उसकी भावनाएं बहुत शुद्ध थीं, और उसने कोई लाभ नहीं चाहा। वू बी के दिल में उसने जियान ए को मृतक वू शून के साथ जोड़ दिया। उन्होंने जियान ए को वू शून के प्रतिस्थापन के रूप में नहीं माना, लेकिन उन्होंने वू शून के लिए अपनी भावनाओं को जियान ए पर रखा। वू भी अच्छी तरह से जानता था कि जियान ए वू शून नहीं था, लेकिन जियान ए उसकी बहन हो सकती थी, चाहे वह आराम पाना हो या अपनी लालसा को दूर करना हो। वह वास्तव में जियान ए को अपनी जैविक बहन मानता था। हालांकि जियान ए को यह नहीं पता था। एक क्षण के लिए माहौल स्तब्ध हो गया। जियान ए और वू बी ने एक दूसरे को ऐसे देखा जैसे वे अपनी निगाहों से इस उपहार को एक दूसरे की ओर बढ़ा रहे हों। देर हो रही है, मैं पहले वापस जाऊंगा। अंत में वू बी ने कुछ कहा। उस तरह जियान ए की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना वू बी पहले ही उसके चारों ओर घूम चुका था और चला गया था।